चलिए, हाँ जी, आ जाओ। क्या पढ़ा था? फोन रख दे यार हीरो, अंदर फोन रख दे, है ना, जेब में रख ले। हाँ बताओ, क्या बोला? लो स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। चलिए लिखिए बेटा। हमने कुछ एलिप्स वगैरह की बात करी थी, ठीक उसी प्रकार से हम आगे की तरफ बात करने वाले हैं। लिखेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ। कल आपको मैंने एलिप्स के लिए बताया था कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे पेरीहिलियन एपीहिलियन वो सारी बातें हमने कर ली थी, आपको याद है क्या? जो पॉइंट सन जो होता है, एक फोकस नाम का टर्म बताया था। क्या होता है फोकस? सर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सन प्रेजेंट होता है हमारे एलिप्स के लिए। ये बात हमने करी थी, कुछ याद है क्या? ये सब हमने कल देख लिया था। फर्स्ट लॉ की अपन बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आइडिया मैं आपको वापस दे देता हूँ कि क्या कहानी थी। कहानी ये थी कि अगर हमने कहा कि सर इसको अगर आप एलिप्स कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो हमने बोला कि सर दो फोकस होते हैं, एक ये फोकस हो गया, एक ये फोकस हो गया। सन जो होता है, अब आगे और थोड़ी सी बात और करते हैं। हमने बोला अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने माना यहाँ इस वाले फोकस को कंसिडर कर रहे हैं, किसी को भी कर सकते हैं, तो ये वाली जो दूरी हो गई सर वो आर मैक्स हो गई है, ये जो दूरी हो गई है वो हो गई है आर मिनिमम। याद आ रहा है क्या? आर मैक्स की दूरी हमने कल लिखी थी बेटा, किसके बराबर लिखी थी? ए प्लस ए, और आर मिनिमम की दूरी हमने लिखी थी क्या? ए माइनस ए, है ना। ये सब कल की बातें हैं, ये हमने कर लिया था। और अगर रेशियो रेशियो भी खेलना होगा तो भी बहुत आसानी से हम लिख लेंगे। बोले याद आ गया? जो केपलर का पहला लॉ है वो क्या है? केपलर का फर्स्ट लॉ है वो क्या है कि सिर्फ जितने भी प्लेनेट है, किसकी बात कर रहा है? प्लेनेट की। जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड घूमते हैं, लेकिन वो सर्कल में नहीं घूमते हैं। कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसे ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो वो सर सन कहां पे होता है? सन होता है किसी भी एक फोकस पे। कहां पे होता है? किसी भी एक फोकस पे। याद हो जाएगा? लिखिए स्टेटमेंट, लिखिए इसका, केपलर्स फर्स्ट लॉ लिखिए इसके अंदर। कि पीछे कर्टन्स लगाना बेटा, पर्दे लगाना पीछे। लिखिए इसके अंदर all planets move around the sun, all planets move around the sun in elliptical orbit. All planets move around the sun in elliptical orbit. Elliptical orbit having the sun at one of the focus, having sun at one of the focus. आगे लिखिए केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ लिखिए इसके अंदर। A line joining any planet, a line joining any planet, a line joining any planet to the sun, a line joining any planet to the sun sweeps out equal area, sweeps out equal area in equal time interval, sweeps out equal area in equal time interval, sweeps out equal area in equal time interval. That means aerial speed of the planet, that means aerial speed of the planet is constant. That means aerial speed of the planet is constant. आइए देखिए बोर्ड पे क्या बात है। सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं हम अपन, वापस से ध्यान तो सुने। सेकंड लॉ के अंदर केपलर ने क्या बताया कि लेट्स से वी हैव एलिप्स जो कि कुछ इस प्रकार से है, और हमने बोला कि मान लीजिए सन को हम यहाँ पे मान, ये सन है बेटा। अब हमने बोला कि सर अगर कोई भी एक प्लेनेट है जो कि यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां, उसने कुछ एरिया कवर किया, यहां से यहां तक जाने का समय हम बोल देते हैं लेट्स से t1, और उसको एरिया कवर किया उसने a1। ठीक उसी प्रकार से यहां तक का जो एरिया है
वो कवर कर रहा है वो T2 टाइम में, और एरिया की जो वैल्यू है वो है A2। तो केपलर ने कहा इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, या वाइस वर्सा कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर T1 इज इक्वल टू T2 है अकॉर्डिंग टू केपलर, इसका मतलब ये हो गया कि भैया A1 इज इक्वल टू क्या हो गया है A2। इसका और सिंपल मतलब ये हो गया कि dA बाई dt, मतलब एरियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो क्या होने वाली है, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हो गया, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब dA बाई dt कांस्टेंट हो गया, मतलब समय के साथ जो एरिया है उसके चेंज होने की रेट है वो कांस्टेंट, मतलब हर समय एक फिक्स एरिया चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए सवाल में दिया जाता कि T1 वाला समय ज्यादा है, अगर T1 ज्यादा हो तो T2 से, इसका इनडायरेक्ट मतलब हो गया है A1 ज्यादा है A2 से, जिधर का टाइम ज्यादा हो गया उधर का एरिया भी ज्यादा हो जाएगा। अब हम इस चीज को डिराइव करना चाहते हैं कि केपलर ने ये चीज कैसे बोली होगी, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं डेरिवेशन, देखिएगा ध्यान से। डेरिवेशन देख रहे हो तो हमने बोला लेट से हमने कैलकुलस बनाया इस प्रकार से, ये रहा, और कोई भी एक प्लैनेट के मोशन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बोला सन है, यहां से यहां हम चले गए हैं, ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो हमने कवर किया। थोड़ा सा मैंने ज्यादा इसको बड़ा करके बना दिया, चाहे तो आप इसको थोड़ा छोटा बना सकते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने बोला थोड़ा सा छोटा बना देते हैं इसको ना, एक लाइन यहां ले लेते हैं, एक लाइन थोड़ा पास में लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। और ये एरिया की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये शेडेड एरिया। तो हमने बोला कि सर जो प्लेनेट है वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट्स से ये रेडियस r हो गई है, ये जो एंगल है बीच वाला ये हो गया है d थीटा, कितना हो गया है d थीटा एंगल हो गया है। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पे एरिया, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो मैं इस तरीके से बनाया था सो दैट हमें एरिया लिखने में आसानी हो। मैंने बोला ये आर के बराबर है, ये एंगल हो गया है डी थीटा, मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ आर्क। आर्क कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सर ये 11वीं क्लास की 11वीं में सबसे पहली आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, इससे ये होता है पहले लेक्चर में। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है थीटा किसके बराबर होता है, बोलना आर्क अपॉन रेडियस। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आर्क की वैल्यू आ गई, बोलो कितनी आ गई, थीटा इंटू रेडियस, बोलो सही है क्या। तो हमारे लिए यहाँ पे जो आर की वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान से देखिए किसके बराबर आ रही है, थीटा। थीटा की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी थीटा, क्या है डी थीटा है। ठीक उसी प्रकार से दूसरी वैल्यू क्या है आर, तो कुल मिला के आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है, आर डी थीटा, बोलो सही है क्या। अब आगे की तरफ बात करते तो हमने बोला कि सर हम लिखना चाहते हैं एरिया। हाँ जी, आप ध्यान से देखें तो हमें ये ट्रायंगल लग रहा है, ट्रायंगल का एरिया बोलना क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बोलो सही है क्या। हाफ बेस इंटू हाइट होगा तो हाफ बेस की वैल्यू देखना किसके बराबर है सर, ये आर के बराबर, आर डी थीटा। और हाइट की वैल्यू कैसे होगी, हम लगभग हाइट की वैल्यू आर के बराबर मान लेंगे, तो आंसर जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा के बराबर आ रहा है, इसको हमने बोल दिया एरिया। अगर छोटे फॉर्म में एरिया लिखना चाहे तो इसको डीए लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं डीए, ए क्या होता है एरिया, डीए क्या होता है छोटे एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये पता लग गया कि सर यहां तक तो पहुंच गए। आगे की तरफ हम बात करना चाहते हैं तो हमने बोला कि सर ये डीए बाई dt जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। कैसे प्रूव करें, हमारे पास डीए आ चुका है, dt से डिवाइड कर दीजिए, तो डीए बाई dt इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई dt। बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या है, नहीं सर, दोनों तरफ क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से है एक बात का, क्या आइडिया है, क्या आइडिया है कि सर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx बाई dt वो होता है वेलोसिटी, बोलो पता है क्या। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d थीटा बाई dt, क्या होता है ओमेगा, कभी सुना है क्या, नाम क्या होता है ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी, क्या नाम होता है। तो हमने बोला बेटा यहाँ पे dA बाई dt किसके बराबर हो गया है, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, बोलो समझ आ रहा है। लेकिन हमें एक रिलेशन और पता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा क्या हो गया, बोलना जरा v बाय आर, वैल्यू पुट करवाओ, बोलो dA बाई dt क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर वी बाय आर। तो डीए बाई डी टी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, चेक करेगा, हाफ आर वी, बोलो सही है। ये हमको वैल्यू पता लग चुकी है। अब हम आगे की तरफ बात करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसको क्या कर रहे हैं, मेरे कहने से हम इसको ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमको एक आंसर मिल जाए। तो ये हो गया एम वी आर अपॉन टू है, बोलो आ रहे हैं क्या। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ये सब शुरू क्यों किया, क्योंकि हम डीए बाई डी टी को कांस्टेंट प्रूफ करना चाहते हैं। क्या प्रूफ करना चाहते हैं, कांस्टेंट प्रूफ करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि अगर आपको एलएचएस को कांस्टेंट बोलना है
तो आप आरएचएस को कांस्टेंट प्रूफ कर रहे, बोले हाँ या ना। अगर आरएचएस कांस्टेंट प्रूफ हो गया तो अपने आप एलएचएस भी कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? अब इसको प्रूफ करने के लिए टू और एन मास तो कांस्टेंट होता है, तो टू और एन को कांस्टेंट है, बोले हाँ या ना। बस ये ऊपर वाली टर्म जो लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? एमबीआर। अगर एमबीआर कांस्टेंट प्रूफ होता है तो काम हो जाए। कभी एमबीआर जीवन में सुना है क्या? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? रोटेशनल मोशन में आपको पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? रोटेशनल मोशन में पढ़ाया, क्या पढ़ा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमबीआर होता है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ पे एमबीआर कांस्टेंट है, और है तो क्यों? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टॉर्क नहीं है, कैसे? फोर्स तो लग रहा है, उससे क्या हुआ? हाँ भाई, हाँ और बताओ, टॉर्क जीरो क्यों हो रहा है? हाँ, और कोई बताना चाहते हैं इन तीन लोग के अलावा? बताओ ना, सोचो सोचो, हो जाएगा। नहीं नहीं बच्चा, ऐसे नहीं है ना, फोर्स तो लग रहा है ना, हम तो एक प्लेनेट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। आप बताइए यहाँ पे क्या करें, कैसे होगा? सोचो, टॉर्क पढ़ा है आपने, थोड़ी सी सेम एनालॉजी पढ़ाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। आपने कभी सुना होगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम बी क्या होता है? बोलना पड़ेगा बेटा, वरना मैं डायरेक्ट निकल लेता हूँ यहाँ से भी, छोड़ो कोई बात नहीं। एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, है ना? अब हमने बोला कि एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि टॉर्क हो गया जीरो। समझ आ रही है कहानी? देखिए आगे, अब बात करते हैं टॉर्क जीरो क्यों होता है। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं एनालॉजी से बता रहा था, दूसरे तरीके से बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलो, हमने बोला कि यहाँ पे सन है, ये एक प्लेनेट है, प्लेनेट और सन पे फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है, बोलो लग रहा है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? जीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो टॉर्क क्या होता है? एफ आर परपेंडिकुलर, बोलो सही है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है तो टॉर्क भी जीरो है। आपको पढ़ा है टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, बोलो होता है ना? वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। तो आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गई है, उस चक्कर में टॉर्क भी जीरो हो चुका है। चलो, तो लिख देते ठीक से, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अब हमको पता लग गया कुल मिला के बस इतनी है कि आपने बोला सर एल की वैल्यू हो गई है कांस्टेंट, दिमाग लगाना। एल कांस्टेंट हो गया मतलब एमवीआर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, बोले समझ आ रहा है क्या? दिमाग लगा बेटा, वी इज इक्वल टू हो गया एम, माफ कीजिए, वी इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एम इनटू आर, बोल समझ आ रहा है? अरे इसको नीचे लेके आओ, आर की वैल्यू जहां पे ज्यादा हो रही है वहां पे वी की वैल्यू कम हो रही है क्या? अगर आर की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो वी की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब हमको पता लग गया कि अगर एक एलिप्स हम इस प्रकार से बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि भाई साहब अगर यहाँ पर आपने सन माना है और ये दूरी मिनिमम है, दिमाग लगा, अगर आर की वैल्यू सबसे कम होगी तो वी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ वी मैक्सिमम लिखिए, मिनिमम। ठीक उसी प्रकार से बेटा यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ आर मैक्सिमम है, दिमाग लगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी मिनिमम। समझ आ गया? तो जहां पे आर मैक्सिमम है वहां पे भी मिनिमम है। ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या कंजर्व होता है? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? एम बी आर। क्या होती है? याद है ना? लिखिए। बाकी बच्चे छुट्टी पे कैसे इतने सारे हैं? कोई दोस्त नहीं है क्या तुम्हारे इनमें? है? ऑनलाइन तो नहीं पढ़ रहे इतने लोग। उन्हें कह देना क्लास आ जाए, वरना मैं घर बात करूंगा। ठीक है, मौका दे रहा हूँ, आज 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 और कल, कल बोलना कब क्लास में पधार ले, वरना घर बात करेंगे। ठीक है, एक बार घर पे इन्फॉर्म कर देंगे, फिर तुम छुट्टी करो, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी लोग छुट्टी कर रहे हैं। एनएलएम पढ़ के आए हो तुम? वेरी गुड।
हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी बात पे अपन आगे चलते हैं, है कि नहीं? वहां तो जा नहीं पा रहे, यही चल लेते हैं। कौन बोल रहा है? तुम्हारा तो नहीं कर रहा। कुछ भी है, तुम भी है। आ जाओ भाई, आ जाओ। लिख रहे हैं क्या बेटा अभी? चलिए लिखिए, लिखिए फटाफट लिखिए। सर्कुलर, सर्कुलर। चलो भाई, चलिए उसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे देखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमने लिखा तो हमें पता लग गया एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। बेटा बात नहीं ना बच्चा, शांत हो जाइए। एम वी आर इज इक्वल टू क्या हो गया सर? एम वी आर। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमने बोला सर अगर ये वी मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे आर क्या होगा? मिनिमम। किसको नहीं दिख रहा? इधर जो खड़ो, इधर आ जाओ, वहां बैठ जाओ, वहां पे, इधर आ जाओ, इस पे बैठ जाओ। तो वहां बैठा क्यों था? खाली तो यहाँ भी है, वहां बैठ जा बेटा, इतनी सारी जगह बची है तेरे लिए। देख, आज देख, दिख रहा है कि नहीं? चेक कर ले, फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है कि नहीं? फील्ड ऑफ व्यू, अपने आंखों के लिए एक फील्ड ऑफ व्यू होता है जिसमें हम देख सकते हैं सिर्फ। तो उसमें आप देख रहे हो, बोर्ड आ रहा है क्या आपके? आ रहा है मार्कर में? चलो ठीक है, आ जाओ यार। सर ये हो गया एमवीआर। शान बेटा, एमवीआर इज इक्वल टू एमवीआर हो रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां अगर हम बोलेंगे ये मैक्सिमम बच्चा तो ये बोलेंगे मिनिमम, और ये मिनिमम है तो ये बोलेंगे मैक्सिमम। अगर थोड़ा रीअरेंज करेंगे, एम से एम गया तो बेटा वी मैक्सिमम अपॉन वी मिनिमम। ध्यान से देखिए किसके बराबर हो गया? आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम। बोलो हो रहा है? चेक करो ना इधर। और ऑल्सो आगे की तरफ हम बात करते हैं, इसके अंदर एक बात अपने को और पता लग गया, आपको याद में दिला देना चाहता हूं कि आर मैक्स अपॉन आर मिन
किसके बराबर होता है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस। तो कई बार वी मैक्स वी मिन को इससे रिलेट करा लिया जाता है। आपके एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ये वाला, कभी करो तो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है जी, छाप लीजिए और आगे लिखिए केपलर थर्ड लॉ। ये लिखने के बाद इनवर्स रिलेशन हो गया बेसिकली। देखो ना, जहां मैक्सिमम है वहां आर मिनिमम है ना बच्चे। कुणाल कह रहे हैं उन्होंने लिखा नहीं है, 1 मिनट रुक जाए। ओके बेटा, आपके लिए 2 मिनट रुक जाएंगे। लिखो आप। ऑनलाइन क्लास में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ना? एलन वाली ऐप पे नहीं ले सकते, वैसे हो जाता है स्क्रीनशॉट ऐसा। हो गया बच्चे? बेटा अगला लिखेंगे केपलर थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ लिखिए इसके अंदर। लिखिए बच्चा, द स्क्वायर ऑफ, केपलर्स थर्ड लॉ में लिखिए, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ revolution of any planet around the sun, of any planet around the sun is directly proportional, any planet around the sun is directly proportional to the cube of, is directly proportional to the cube of semi major axis, to the cube of semi major axis of its elliptical orbit, of its elliptical orbit। देखिए बेटा क्या बोला गया है। हमें पता है 2 प्रकार की एक्सिस होती थी, एक मेजर एक्सिस होती थी, एक दूसरी होती थी माइनर एक्सिस। याद आना चाहिए आपको, सेमी मेजर सेमी माइनर। हमने बोला इस प्रकार से एलिप्स है ये रहा, और आपको पता है ये वाली साइड है वो ए के बराबर है। तो जो ये लॉ कहता है वो कहता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब हमने बोला कि सर मान लीजिए यहां से ये जो दूरी है, मैंने बोला ये आर मैक्सिमम है, और यहां से जो दूरी है वो मैंने कह दिया है आर मिनिमम। तो आप एक बात बताइएगा कि जब दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या ये आर मैक्स प्लस आर मिन हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। और ये जो पूरी डिस्टेंस जोड़ दूंगा तो ए और ए मिलकर क्या 2 हो जाएगा क्या? तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ रही है चेक करिए, आर मैक्स प्लस आर मिन डिवाइडेड बाई 2। बोलो आ रही है बेटा? तो ये कभी जरूरत पड़ेगी तो आपकी मॉड्यूल में एक सवाल दे रखा है जिसके अंदर सीधा ये वैल्यू उसमें रखती है, तो परेशान नहीं होना है। अच्छा, सवाल कैसे बनेगा? सवाल ऐसे बनेगा कि अभी जो है वो अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, ठीक है? तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं भाई? बोलना पड़ेगा। 365 डेज होता है ना। बोला गया कि जो रेडियस में घूम रही है उसकी जो एवरेज रेडियस है, मीन रेडियस है, उसको डबल कर दिया गया या 3 टाइम्स कर दिया गया। कुछ भी इस प्रकार से सवाल बोला जाएगा कि भैया द ऑर्बिटल रेडियस हैज बिकम 3 टाइम्स। तो बताइए नंबर ऑफ डेज एक साल में कितने दिन हो गए? तो कैसे निकालेंगे? T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। अरे किए ना ऐसे सवाल, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी लिखिए करते हैं सवाल।
बात नहीं भाई, शांति से लिखते रहो, ठीक है। कोई डाउट है तो इधर पूछ लीजिए, आपस में बात करने की जरूरत, ठीक है। आप हो जाए तो बताइएगा, आगे चलते हैं। चलो चलो चले, चलिए पहला सवाल शुरुआत करते हैं जी। लिख लीजिए, कोई लिख रहा है तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए बेटा। पर कोशिश करनी है जितने भी सवाल कराएंगे अभी केपलर में, वो सारे सवाल आपके सही हो जाए, है ना, ध्यान दीजिएगा। एक एलिप्स बना लीजिए और उस एलिप्स में हमने बोला कि सन से, सन इस फोकस पे है, सन से ये जो डिस्टेंस है वो 3r के बराबर है और ये वाली जो दूरी है वो r के बराबर है। आगे हमने बोला कि सर यहाँ वाली स्पीड को मैंने v1 बोल दिया, यहाँ वाली स्पीड को मैंने v2 बोल दिया, और बोला गया फाइंड v1 अपॉन v2 क्या होगा। एक ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 3/1। हाँ जो भी है कर दो, एक बार लिख दो फटाफट से। रक्स में सब कुछ मिलेगा आपको, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। हाँ भाई ऑनलाइन वालों आंसर टाइप कर दो फटाफट से। एक ही जने का आंसर है, दो और 3 4 5, वेरी गुड। हाँ आगे के आंसर,
हाँ भाई, 1/3 के लिए रेज योर हैंड। है जनता है। 3/1 के लिए, अरे डर के रहे हो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए भाई, हमें पता है MV1R1 इज इक्वल टू होता है MV2R2। एम से हम क्या, V1 3R इज इक्वल टू V2R, R से R गया, P1/V2, 1/3 आंसर आ रहा है। सिंपल आंसर, आपने गलती क्यों कर दी? और Vmax/Vmin इज इक्वल टू Rmax/Rmin लिखते हैं बेटा, तो ये V1 तो Vmin होता है ना, ये होता है Vmax। तो उससे अच्छा आप तो बेसिक पे रहिए, कोई बात नहीं, अगला सवाल ट्राई करिए। बनाइए, एलिप्स बनाइए। ये सन है यहाँ पे, ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है। यहाँ पे एल हम काम में लेंगे, जिसको कहेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। हम यहाँ पे के काम लेंगे, जिसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अरे के काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, और क्या क्या होता है के? कभी सुना है के कहीं पे? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ का कांस्टेंट होता है, टी केल्विन होता है, पोटेशियम होता है, और क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, है ना? रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तो हमने काइनेटिक एनर्जी मान लिए। तो हमने बोला अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी का भी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या ही होती है। तो पता लग गया यहाँ पे ऐसे है। तो हम बोलेंगे, आपको बोला गया निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला देखिए, एल इज इक्वल टू एल बी, कॉमा के इज इक्वल टू के बी। एल इज इक्वल टू एल बी, के ग्रेटर देन के बी। एल इज इक्वल टू एल बी, के बी लेस देन के। एल ए ग्रेटर देन एल बी, के बी ग्रेटर देन के। 5 एल बी ग्रेटर देन एल ए, के बी ग्रेटर देन के। कौन सा ऑप्शन सेम हो गया? सेकंड और थर्ड। वो थर्ड सही बोल रहा था तू? नहीं, मुझे लगा बोल रहा हूं, हो सकता है इसके मन की हो। हाँ, सोच लीजिए आराम से, 1 मिनट आपको दे रहे। कैसे सोचेंगे भाई? हमने बोला कि, क्या बोला बेटा, कि वैल्यू जो है, क्या किस चीज की वैल्यू? सर पहली बात तो हमको पता है एंगुलर मोमेंटम पूरे रास्ते में सेम रहता है, बोलो पता है क्या? एंगुलर मोमेंटम बेटा पूरे रास्ते में सेम रहता है, तो एल और एल भी बराबर होगा। मतलब ये जो आखिरी के दो ऑप्शन है ये तो गलत है भाई, इन तीन ऑप्शन में से आंसर होगा। अब आपको पता है, क्या पता है कि सर ए पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होती है, हाई है ना? ए पे स्पीड मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम। तो ए पे कम होगी, बी पे ज्यादा होगी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सही है क्या? कितने लोग सोच पा रहे? रेजर है, वेरी गुड। तो उसको थोड़ा लिख लेते हैं, कैसे लिखें? हमने बोला पहले लिखेंगे एस एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो एल इज इक्वल टू एल बी, ऑल्सो आर ए ग्रेटर देन आर बी, सो VA less than VB, hence kinetic energy is less than kinetic energy। सही है ना भैया? अगला सवाल लिखिए। लिखिए बेटा अगला सवाल।
लिखिए, कोई लिख रहे क्या बेटा बोर्ड वाला? लिखिए लिखिए। माइनर कितने दिन बाद है आपका? 13-14 दिन बचे हैं शायद, तो 15 बचे, जो भी बचे। तैयारी चल रही है ना? बढ़िया तैयारी चलनी चाहिए बेटा, रिजल्ट आना चाहिए इस बैच से, है ना? नंबर आने चाहिए बेटा। कोई कमी लग रही है आपको, कुछ दिक्कत आ गई तो आपकी डिस्कस करो जरूर, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत से भाग नहीं सकते। तो पढ़ाई करिए बेटा बहुत अच्छी से, ठीक है भाई साहब? चलिए, घर वालों को वादा किया ना कि 12th में नंबर लाके दिखाऊंगा, किया कि नहीं किया है? तो पूरा करना है उसको। शुरुआत बात से नहीं होगी, पहले टेस्ट से होगी। आपने अपने आप को भी वादा किया है और घर वालों को भी वादा किया है कि जो भी गलतियां हो गई वो हो गई, 12th में नहीं होंगी। तो मैं बस आपका शुभ चिंतक हूं, आपको याद दिला रहा हूं। तो इस वादे के लिए पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और टेस्ट के 2 दिन पहले सोचोगे कि ला यार अब क्या करूं, अब कुछ हो नहीं सकता, तो ये तो फिर बेवकूफी है ना? आपको इतने दिनों से मैं रोज याद दिला रहा हूं कि पढ़ना है, रोज बोलते हैं पेपर आने वाला है, और आपके टेस्ट की 4 दिन पहले पढ़ोगे फिर बोलोगे नंबर नहीं आ रहे, तो कोई सेंस ही नहीं है। फिर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज ही भी शुरू करोगे तो भी टेस्ट में बढ़िया नंबर आएंगे, गारंटी है। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब? टेस्ट का सिलेबस क्या है मेरी तरफ से? ग्रेविटेशन, एंगुलर फ्रिक्शन। हाँ हाँ, पूरा हो जाएगा तब तक, ठीक है ना? पढ़ लीजिए बेटा अच्छे से। चलिए ध्यान रखिए, लिखिए, सवाल लिखिए। ए प्लेनेट, ए प्लेनेट revolves about sun, a planet revolves about sun in elliptical orbit, a planet revolves about sun in elliptical orbit, full stop. The aerial velocity, the aerial velocity, aerial velocity क्या होती है? da by dt, ब्रैकेट में लिखिए, da by dt, the aerial velocity, ब्रैकेट में लिखिए, da by dt of the planet, of the planet is 4 into 10 की पावर 16, 4 into 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, फुल स्टॉप. द लीस्ट डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस between planet and the sun, the least distance between planet and the sun is 2 into 10 की पावर 12, is 2 into 10 की पावर 12 मीटर. Then find the maximum speed, then find the maximum speed of the planet. करो, देखो क्या दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी दिया हुआ है। पूछा क्या है? और आर के, और क्या दे रखा है? आर दे रखा है। पूछा क्या है? वी। तो क्रक्स के पॉइंट नंबर 2 में रिलेशन मिल जाएगा आपको, डी ए बाई किलोमीटर पर सेकंड में बता देना। तो रिलेशन मिलेगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर वी। हाँ, किलोमीटर में 40 आ जाएगा भाई, 40 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, चेक करो।
देखिए कैसे करेंगे। हमने बोला सर डी ए बाई डी टी 1/2 RV है। डी बाई डी टी है 4 × 10⁻16। आर की वैल्यू क्या दे रखी है 2 × 10⁻12 और v। ये लो भाई 4 × 10⁻4 v हो गया बेटा। v की वैल्यू हो गई है 4 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया ये 4 × 10⁻4 अपॉन 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आ रहा है 40 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी हो गया। बोलो सही है कितने लोगों सही है। वेरी गुड। अगला लिखिए। इफ अगला सवाल लिखिए। इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल रेडियस लिखिए। लिखिए इफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ the orbital radius of the earth around sun if the orbital radius of earth around sun is doubled then find out number of days in an year। एक साल में कितने दिन हो जाएंगे। करो लगाओ T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। पहले की रेडियस R ले लेना, दूसरे की रेडियस 2R ले लेना। क्या बेटा नंबर ऑफ डेज ही पूछा तो उसी में देंगे ना आंसर। पहले का टाइम पीरियड 365 365, दूसरा T2 है। बोलो नहीं हुआ। बोलो आंसर नहीं हुआ। क्यों बातें तो इतनी करता है तू। सॉल्व करते बराबर से 3/2√2 अपॉन थोड़ी आएगा मल्टीप्लाई में आएगा बेटा। हाँ 730√2। अरे 2 से मल्टीप्लाई कर लाला। अरे बहुत आसान है दो चेक करो। T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया सर R1/R2 का होल क्यूब। चेक कर लेना T1 की वैल्यू 365 है बेटा। T2 की वैल्यू हमको पता नहीं। R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू 2R है सर। तो 365/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R/2R का होल क्यूब। R गया ये हो गया 365/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1/8। चेक कर लेना आंसर आ गया 365/T2 इज इक्वल टू 1/√8 हो गया बेटा। तो 365 इंटू ये कर देंगे। T2 वैल्यू क्या हो गई है 365√8 365 2√2 730√2 डेज आ रहा है। बोलो सही है क्या। जरूरत पड़ेगी आगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने लोग समझ रहे। वेरी गुड। अच्छा कोई लिख रहा है क्या बोर्ड वाला। कोई भी कौन लिख रहा है दिख रहा है ना तुझे। मॉड्यूल सॉल्व कर लिया आपने। आप ही करते हैं डिस्कस वैसे होने वाला है। कोई डाउट भी है क्या मॉड्यूल में। एक दो होंगे कोई बात। एनएलएम की मॉड्यूल तो सॉल्व कर रखी है अपने 11 में पूरी। बस फिर कोई दिक्कत है ही नहीं कर रखी क्या 11 बर्बाद। अरे ऐसा में नहीं है अब कर लेना। नहीं कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल तो करो। आ जाओ आ जाओ। अरे सेकंड लॉ क्या था केपलर का बोलना।
बोलना पड़ेगा इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। क्या था? इक्वल एरिया इन इक्वल। आ जाइए, उसी को सोच के सवाल करना। कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे बेटा, ए बी सी डी, ये सन है भैया, ये है, ये फोकस है। आपको बोला गया है कि कोई प्लेनेट है जो कि ए बी सी में एरिया कवर कर रहा है। एबीसी में उसको टाइम लगता है T1। T1 लगा, लगा मतलब समझ जाना क्या है। सी डी ए में टाइम T2 लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी वो याद आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चेक करिए। सबसे पहले बताइए क्या T1 ज्यादा है T2 से? दूसरा ऑप्शन बताइए T2 ज्यादा है T1 से। और तीसरा ऑप्शन बताइए T1 और T2 बराबर है। और फोर्थ ऑप्शन है पता नहीं। जो भी है, 1 मिनट ले लीजिए। कोई ओवर थिंक करो तो वो भी सोच सकता है, ज्यादा अगर सोचना हो तो। जो भी है, जो भी आ रहा है फटाफट कर दीजिए। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बेटा कुछ का आंसर आ रहेगा, जल्दी टाइप कर दो। 3 आंसर आ रहे हैं, और 2-3। अरे और लोग कहाँ है भाई? ऑप्शन 3। हाँ जी, अंकित कुमार, आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा यार। पार्थ है, बहुत सारे बच्चे हैं, करो बेटा। मेघा, आयुषी, बेटा सॉल्व करो यार। आ जाओ आ जाओ, बताओ आंसर आ गया क्या? अरे बोलना पड़ेगा, आंसर आ गया। चलो यहाँ से चेक कर दे, पता नहीं के लिए कोई है क्या? क्लास के बाहर जाना है, नीचे लिखा हुआ हिडन कर रखा है। ऑप्शन नंबर 3 के लिए रेज करें। ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, चलो कोई बात, बाकी भी चेक कर लेते। 2 के लिए कोई है क्या? 1 के लिए कोई है क्या? वेरी गुड, सबका गलत, सबका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे यार? 2 तरीके सोचने के, मैं बता रहा हूं, सुनिए। 2 तरीके सोचने के, मेरे बात ध्यान से सुनो बेटा। पहला तरीका तो स्पीड का है, दिमाग लगा। आपको पता है बी पे स्पीड कम होती है, बोल हाँ है ना? ए पे स्पीड, अरे बोल, अरे माफ कीजिएगा, बी पे कम होती है, टी पे। अरे याद आ रहा है, ज्यादा स्पीड है जल्दी कवर करेगा कि नहीं? अरे करेगा ना भाई, तो जल्दी कवर करेगा तो समय कम लगेगा। दूसरा तरीका क्या? एरिया, एरिया खेल लो सर, आपने तो एरिया याद करा है हमको। तो एरिया सन से लेते हैं ना बेटा यार, सेंटर से थोड़ी लेते हैं। डेरिवेशन में तो सन से लिया था। चेक कर लो बेटा, ये एरिया ज्यादा आ रहा है, चेक कर लो बेटा। आ रहा है कि बेटा? ठीक है जी। तो हमने बोला जी ये वाला समय T1 है, यहाँ पे एरिया A1 होगा जी, और ये एरिया A2 हो गया। तो हमने बोला क्योंकि क्योंकि A1 ज्यादा है A2 से, कैसे पता चला? डायग्राम देख के। सो T1 ज्यादा होगा T2 से, तो 4 नंबर आ गए मेरे, आपको मिलाने। लिखो बेटा, सही हो गया था क्या? आपने हैंड रेस तो किया ही नहीं था। अकेले तो क्या दिक्कत? अच्छी बात है ना, अकेले में तो भी आप तो आपका आंसर आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंट होकर बोलिए, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत नहीं होती अकेले और पूरी क्लास की। अरे कुछ समझ आया? समझ आया? हाँ भाई, एक और सवाल कर लेते हैं। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, अगला सवाल सही करिए।
लिखिए, ए प्लैनेट, सवाल लिखिए, ए प्लैनेट revolves in the elliptical orbit. The planet revolves in the elliptical orbit, sweeps area A1, sweeps area, यार sweeps का मतलब क्या होता है? कवर करता है, भारी अंग्रेजी पे ना जाए, डरे नहीं, स्वीप एरिया मतलब एरिया कवर कर रहा है ना, सिंपल, आपको आसान शब्द में यही मतलब है इसका। sweeps area A1 in 2 days, A1 in 2 days, comma A2 in 3 days, and A3 in 6 days. A3 in 6 days. Then find the correct relation between A1, A2 and A3. Then find the correct relation between A1, A2 and A3. करिए फटाफट। ऑप्शन दिए मैंने बोर्ड पे। कैसे सोचेंगे? थर्ड ऑप्शन है, कैसे सोचेंगे सर? एरिया अपॉन टाइम कांस्टेंट रहता है केपलर के अकॉर्डिंग, एरिया अपॉन टाइम कांस्टेंट रहता है, तो A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2 इज इक्वल टू A3 अपॉन T3। कर दीजिए फटाफट से। देखिए, हमने बोला एरिया अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो A1 by 2 is equals to A2 by 3 is equals to A3 by 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ऑप्शन देख के कर रहे हैं ताकि कॉमन रेशियो बन सके। 6A2 by 3 is equals to 6A3 by 6। 3A1 is equals to 2A2 is equals to A3। ये लीजिए आंसर आ गया। समझ आ रहा है क्या? ये आंसर आया। कितने लोगों को सही है? बहुत बढ़िया। चला आगे चलते हैं, छोटा सा सेक्शन और बचा वो भी निपटा देते हैं। लिखिए बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड सिस्टम, चलो बेटा, है ना, बात कर लेते हैं। आज हमने बोला सर इस प्रकार से ये आपने बनाई सर, अर्थ बनाई, और यहाँ पे आपने मान लिया। छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। हमने बोला कि सर ये अगर r दूरी पे यहाँ से कोई सैटेलाइट है, तो एक बात बताना, इसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? बोला -GMEM/2r। कल पढ़ाएगा ना यार, दिमाग लगाना। यहाँ पे एक बात देख के बताना कि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के लिए बाउंडेड है, उसको इसी सर्कल में घूमना है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो हमें पता चला कि अगर सिस्टम बाउंडेड होता है, कैसा होता है? बाउंडेड होता है, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। बोलो हाँ या ना? दिमाग लगाना। मैंने आपको एक एस्केप स्पीड करके भी कुछ पढ़ाया है। एस्केप स्पीड में क्या होता है? पार्टिकल जो होता है वो यहाँ से देखा जाता है, इंफिनिटी पे चला जाता है। याद आ रहा है? इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी। टोटल एनर्जी बोल बेटा, दोनों को जोड़ देना, कितनी हो गई? बोल, हो रही है क्या? एक बात ध्यान से सुन के दिमाग लगा के बताना कि अगर पार्टिकल चला गया इन्फानाइट पे,
तो पार्टिकल जो है वो बाउंडेड रहा कि अनबाउंड हो गया? अनबाउंड हो गया। बोले हाँ है ना? तो हमने बोला कि सर अगर अनबाउंड आपको करना है, अनबाउंड करने के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0। कितनी? और बाउंडेड के लिए एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव? बोलो समझ आ रहा है? मतलब बेसिकली अगर कभी भी बोला गया कि कोई भी सिस्टम बाउंडेड है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी बोलोगे? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। लेकिन अगर अनबाउंडेड हो गया, फ्री हो गया, अनबाउंडेड हो गया, एनर्जी 0। बोलो समझ आ रहा है? अच्छा, मतलब मान लेना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही है जिसकी एनर्जी मान लो माइनस अभी 100 जूल है फॉर एग्जाम्पल, और मैं चाहता हूं कि ये अनबाउंड से, माफ कीजिए, ये बाउंड से अनबाउंड हो जाए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 100 ऐड करना पड़ेगा। कैसे पता चला? टोटल 0 करना है। बोलो हाँ या ना? आपने बोला सर -100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ या ना? जो भी एनर्जी हो कितनी हो जाए? 0 होते ही ये सिस्टम कैसा हो गया? अरे बोलो, अनबाउंडेड। बोलो समझ आ रहा है? अच्छा, मान लो अगर ये 100 की जगह 200 होते तो कितना ऐड करते? 200 ऐड करते। बोलो करते ना? तो बेसिकली आपने बाउंडेड से अनबाउंडेड करने के लिए कुछ एनर्जी ऐड करी है। उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या है? वो एनर्जी सिस्टम में ऐड की जाए कि सिस्टम बाउंडेड से अनबाउंडेड हो जाए। बोलो समझ आ रहा है? समराइज कर दे फटाफट से। बाउंडेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसकी टोटल एनर्जी कितनी है? अरे बाउंडेड। राधे, मुक्ति का मार्ग दिखाओ। क्या कर रहे हो यार? अभी तो बताया यार। हमने बात करी कि भैया अगर कोई सिस्टम बाउंडेड है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, और अगर अनबाउंडेड है तो, और बाउंडेड से अनबाउंडेड बनाने के लिए कुछ एनर्जी ऐड करनी पड़ती है। उसका नाम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। क्या नाम है? बहुत बढ़िया बात। इतना सा टॉपिक लिख लो फटाफट। एनर्जी रिक्वायर्ड सिस्टम को बाउंडेड से अनबाउंडेड करने के लिए
बोर्ड पे देखिए, आ जाओ जाओ जाओ, बाद में लिखना, बोर्ड पे देखिए। आपको याद हो तो हमने एनर्जी का ग्राफ बनाया था, एनर्जी और आर का, याद आ रहा है क्या? ग्राफ एक तो ऐसे बना था भाई, और एक ऐसे नीचे बना था, और एक और ऐसे बना था, याद आ रहा है क्या? मुझे नाम बता सकते हैं इनके? बोलो, एक एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बोलिए। काइनेटिक एनर्जी और, वेरी गुड। अब सवाल के अंदर अपने को देखिए, सवाल ये, सवाल में कुछ पॉइंट्स रखे, ए बी सी और डी भी होगा, तो ए बी सी मान लेते हैं। तीन पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट पे आपको बोला गया कि कमेंट करिए सिस्टम जो है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो हमने कहा कि सर ये सब कुछ निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, कि वहां पे एनर्जी कितनी है। अब तो हमें एनर्जी बता दीजिए, अगर एनर्जी नेगेटिव हो गई तो बाउंडेड कर देंगे, और जीरो हो गई तो अनबाउंडेड। बोलो हाँ या ना। तो हमने कहा कि ध्यान से देखिए बेटा, ए पॉइंट पे देखोगे तो ए पॉइंट पे, अच्छा हमें कौन सी एनर्जी देखनी है? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी देखनी पड़ेगी, तो सर ए पॉइंट पे बोले टोटल एनर्जी यहाँ पे आ रही है, चेक कर लीजिए, ऊपर आएगी कि नीचे, प्लस या माइनस, माइनस से बाउंडेड है अनबाउंडेड। तो हमने बोला ए पे सिस्टम ऐसा हो गया है बाउंडेड। तो समझ में आ गई बात? तो ये ग्राफ ऐसे नीचे से ऊपर आएगा तो लगभग जीरो को टच कर देगा कहीं ना कहीं, हाँ या ना? मतलब कभी नहीं करता वैसे हाइपर बोला, पर हम बहुत आके इंफिनिटी में मानेंगे तो मान लेते टच हो जाएगा कभी। तो बी और सी पे एनर्जी जीरो हो गई, क्या सिस्टम हो गया? अनबाउंडेड। बोलो समझ आ रहा है? ध्यान से सुनिए, इसके सवाल इनडायरेक्टली कैसे बनते हैं, आपकी मॉड्यूल में एक सवाल दे भी रखा है, शायद हो सकता है आपका डाउट अभी करेंगे हम डिस्कस। एक सवाल दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को, उससे पहले दूसरा सवाल बता रहा हूं कि एक पार्टिकल को मान लीजिए वी एस्केप से फेंका। अगर वी एस्केप से फेंका तो पार्टिकल कहां चला गया? इनवानाइड में चला गया। बोलो हाँ या ना? बोलो कैसा, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? पार्टिकल को टू वी एस्केप से फेंका, कहां पे जाएगा पार्टिकल? इनवानाइड पे। अरे पता है ना? तो कैसा हो गया? अनबाउंडेड। बोलो समझ आ रहा है? पार्टिकल को वी एस्केप बाय टू से फेंका, तो क्या इन्फिनिटी में जाएगा? इन्फिनिटी में नहीं गया, मतलब वो यही गई है, तो एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे बाउंडेड है तो एनर्जी कैसे होगी? ये सवाल मॉड्यूल में जो रखा है कि हमने वी एस्केप से कम स्पीड से फेंका तो एनर्जी बता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कैसे सोचेंगे? उस इन्फिनिटी पे गया नहीं, मतलब इधर ही कहीं घूम रहा है, और इधर ही कहीं घूम रहा है, मतलब बाउंडेड हो रहा है, मतलब एनर्जी हो रही है नेगेटिव। ठीक है जी? अच्छा आप लोग तो मॉड्यूल निकालो, चैप्टर का, तो डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सिंपल है, ये तो जीवन का खेल है। जितना बाउंडेड होगा बंदिश होगी, नेगेटिविटी आएगी, है कि नहीं? अनबाउंड हो जाओगे तो फ्री हो जाओगे, जीरो, ये पॉजिटिव। चलो ले मॉड्यूल निकालो बराबर से। किया ना होमवर्क तुमने कि नहीं किया? मॉड्यूल लेके आनी है, अब तो वहीं बैठ जा। यहाँ बैठना चाहता है? यहाँ बैठना, कहीं भी बैठ सकते हो बेटा, जहाँ आपका मन हो। चलिए बताइए, देना बच्चे मॉड्यूल दे एक,
कोई भी दे दो। लो बताइए कहां से कहां तक डिस्कशन है? क्वेश्चन नंबर 36 से 36, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 45, 46, 46। सेंटर में पोटेंशियल पता नहीं है, माइनस जी एम अपॉन आर होता है, दोनों के कारण लिख दो माइनस जी एम अपॉन आर बाई टू माइनस जी एम अपॉन आर बाई टू। मिड पॉइंट भी बताना ना, तो 2 पॉइंट बनाओ, ये रहा, और बीच में बता दो दोनों माइनस जी एम अपॉन आर बाई टू माइनस जी एम अपॉन आर बाई टू, ठीक है ना? ऐड हो जाएगा। फील्ड पूछी जाती तो कैंसिल हो जाता। 47, 47 में क्या दे रखा है आपको? पोटेंशियल, सॉरी टोटल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल पूछी है, डबल कर दो, कॉपी में लिखा तो रखा है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन 2 ई नॉट हो गया। हाँ जी 48, 49, 50, 51, 51 किसका डाउट है? और रेडियो ऑफ सैटेलाइट आपको दे रखी है, एक्स वेलोसिटी को ग्रेविटी दे रखा है, एस्केप वेलोसिटी क्या हो गया? एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या दे रखा है? कैसे करेंगे बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? वी एस्केप अंडर रूट ऑफ 2 जी आर ई होता है ना? तो ये लो बेटा 2G2R2 कॉपी में लिखा रखा है सब। तो V1 अपॉन V2 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2G1R1 अपॉन 2G2R2। सवाल में दे रखा है रेडियस के रेशियो, ये P दे रखा है और ये क्या दे रखा है? 1 अपॉन Q। समझ में नहीं कहानी? तो ये आंसर आ गया। समझ आया कुछ? 52, 52 कंपोनेंट की बात ही नहीं है, बताया था। एस्केप वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड नहीं करता, हाथी को फेंको चाहे चींटी को फेंको, उस समय बताया था। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में लिखा नहीं था, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा था, है कि नहीं? कहीं भी फेंक दो एस्केप कर जाएगा। हम तो एस्केप करा रहे हैं, ट्रेजेक्टरी थोड़ी बढ़ रहे हैं। समझ आया? चलिए आगे बात करते हैं। 53, 54 और आगे दिया हुआ तो है नहीं ये वाला। कहां तक दिया हुआ है? 64 से 54 से 64 कल डिस्कस करेंगे, है ना? लिख लेना बेटा ये क्या क्या बचा हुआ है, तू लिख ले, तेरे को पूछूंगा कल में। 55 से 63 तक कल का बचा हुआ है ना? अच्छा हाँ भाई 64, 65, 66, 66 में क्या हो गया? आज ही तो पढ़ाया, स्पीड ज्यादा रेडियस कम, रेडियस ज्यादा स्पीड कम, बता वी मैक्सिमम आर मिनिमम पढ़ा ना, देखो वही 67, 68, 69, 70, 71, 72, 71 देखो 71 के अंदर क्या कहानी है? दोनों चीजों को घुमा दिया। अच्छा आपको याद हो तो 71 वाला सवाल ही मैंने आप लोगों से पूछा था, बस थोड़ा सा डेटा बदल के। जो सवाल पूछा था स्पीड बताइए, तो यही वाला सवाल था। ये एम है बेटा, ये कैपिटल एम है, यहां से ये दूरी दे रखी है आपको, कौन सा आर दे रखा है? कैपिटल आर दे रखा है, ये आपको दे रखा है स्मॉल आर। आपको बोला गया बताइए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, लिख दीजिए। ओ इक्वेशन क्या होगी? तो पता है हमको ग्रेविटेशन फोर्स की इक्वेशन क्या होती है? हमको पता है G(m)m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। और क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, तो सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, तो ये किसके बराबर होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, आपको जैसे जरूरत पड़े आप लिख दो, मैं वी स्क्वायर बाय आर लिख रहा हूं। ऑल्सो किसके बराबर हो सकता है? किसी भी मास के लिए लिख सकते हैं, तो दोनों के बराबर होगा। तो ऑप्शन में जो भी दे रखा है वो लिख दीजिए। ऑप्शन में अगर कैपिटल एम के लिए दे रखा है तो इन दोनों को बराबर कर देना, स्मॉल एम के लिए दे रखा है तो ये। कैसे पता चलेगा? सारे ऑप्शंस पढ़ के। डिपेंड करता है कौन से वाले मास के लिए लिखना है आपको, पता है?
कोई भी रख सकते हो, तो दोनों के लिए दोनों रोटेट कर रहे हैं ना। आप इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो सेंटर की तरफ फोर्स, ये फोर्स तो सेम ही रहेगा। 73 किया ही नहीं आप लोगों ने, है ये दिया ही नहीं था तो कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा है, बोल भी नहीं रहा कि नहीं दिए, ये तो पढ़ाई आज उन्होंने, आपका ध्यान ही नहीं है, आपका नुकसान है बेटा, मेरी तरफ से हो गया 73 तक डिस्कशन। 74 नहीं दिया, 72 बताना है। Two satellite of the same mass am revolving around the Earth, same orbit. The rotation direction of two are opposite. They can collide the total mechanical energy system. दोनों की अलग अलग निकाल के जोड़ दो, टोटल एनर्जी हो रही है बस वही, मैकेनिकल काइनेटिक पोटेंशियल ही तो होती है, दोनों को जोड़, है ना, है ना, GME कैपिटल M के अर्थ का ही तो है। दोनों सैटेलाइट, इन दोनों को जोड़ दो, नहीं नहीं, जब भी क्या होता है ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही आया ही क्यों है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता क्या है, वापस बता दूं आपको, देखो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपको याद है तो हमने ऐसे सवाल किए थे, याद आ रहा है क्या, है ना, हमने बोला ट्रायंगल है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये सब कहानियां क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, जो हमें इस मास, मतलब हो क्या रहा था, यहाँ पे हमने एक मास रख दिया, अब एक और मास को इन्फिनिटी पे लेके आए तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका इसको साथ कोई ना कोई फोर्स लगेगा, उसके अगेंस्ट कोई वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहला वर्क डन लिखा, फिर हम दूसरा मास लेके आए तो अब इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा, तब हमने ये किया कि भाई दोनों अपोज करेंगे और दोनों अट्रैक्ट करेंगे, बेसिकली उसके अगेंस्ट वर्क डन किया। अब जो काम की बात यह है कि जो भी मान लो खाली जगह है, कुछ नहीं है, एक मास एम को लेके आऊंगा, क्या कोई अगेंस्ट में है क्या इसके, तो कुछ पोटेंशियल जाएगी नहीं, समझ में आ गई, तो सिस्टम बनाने के लिए पोटेंशियल कम से कम 2 होनी चाहिए, तब होता है, ठीक है जी, गॉट इट। हाँ क्या और क्या दिया हुआ था, आगे का दिया हुआ था शायद, याद है मुझे, हाँ हाँ बेटा ये लिख लेना, 73 से करेंगे कल, 73 से लेकर के 82 तक, है ना, ये सब होमवर्क मिलता जा रहा है मतलब, हाँ 83 4 5 लिख लो भाई, 85 86 भी नहीं दिया, 87 T1/T2 का होल स्क्वायर 100% आएगा, 1.4 को √2 लिख दो बेटा, है ना, ये गलती करी ना, उसे ठीक करी, 88 89 90 91 92 93 94 94 95 लिखो, लो बताओ मुझे क्या क्या लिखा तुमने, 50 55 से 63 73 से 82 85 86 94, ये लो भाई, ये बिगनर ये करके लाना भैया एक्सरसाइज में, ये मतलब ये रिमेनिंग है, कुल मिला के बात इतनी है कि जो भी सवाल बच्चे हैं सारे कर लीजिएगा, और बिगनर बॉक्स 4 थोड़ा बहुत बचा वो कर लीजिए, ठीक है ना, आगे हेडिंग लिखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए पेज छोड़ रहे, नर्चर में छोड़ते थे, हाँ छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, क्या बात है, कोई बात, एक पेज काफी है बस, नर्चर के जो पेज तुमने छोड़े थे वो भरे कभी, किसी के भरे, चलो बहुत अच्छी बात, चलो फिर एनएलएम कल शुरू करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास वालों आपको बाय।